क्या आप सिविल स्कोर से परेशान हैं? आपके सिविल स्कोर डे टू डे डाउन होता जा रहा है या आपका सिविल जो है वो इतना मिनिमम स्कोर हो चुका हुआ है जिससे कि बैंक आपको लोन नहीं दे रही है। और आपको तो मालूम ही है, इनफैक्ट जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सबसे पहले अगर लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका सिविल निकालती है, आपका सिविल चेक करती है। मैं सिविल के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता, केवल मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आपका सिविल स्कोर कैसे आप मेंटेन करें, कैसे आपका सिविल स्कोर ख़राब ना हो और कैसे आप फिनेंशियल प्लानिंग आप अपनी ऐसे करें लोन लेने से पहले कि आपका सिविल कभी भी जब तक लोन चलता रहेगा उस लोन की वजह से आपका सिविल डाउन ना हो। Hello, welcome in Global Associates and Finance. I'm Sarvesh Gupta. I'm having experience near about more than 25 years in the banking and financial sector. Today I would like to share some information regarding to the CIBIL. मैंने अपने जॉब के दरमियान नियर अबाउट 26-27 साल में मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि सिविल स्कोर की वजह से लोन को ना मिल पाना और वो काफ़ी तरीक़ों से परेशान हो जाना कि इनफैक्ट लोन हमें कैसे मिलेगा और सिविल क्यों ख़राब हो रहा है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर मैं लोन लेते वक्त ही इस पर मैं ध्यान दे दूं कि ये सिविल को कैसे मैं स्ट्रॉन्ग करके चलना है या सिविल को कैसे क्रेडिट स्कोर को अपना मेंटेन करके चलना है, तो हमारी सिविल ख़राब ही नहीं होगी। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं कोई भी फंडामेंटल और कैलकुलेशंस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिंपल से बात बताने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे अपने सिविल को ठीक रख सकते हो लोन लेने के बाद। ना कि लोन लेने के पहले हम अगर सिविल की प्लानिंग कर लेते हैं कि दैट हमारे रिपेमेंट कैसे जाएगा, हम अपने लोन्स को कैसे रिपे करेंगे, तो शायद ये हो सकता है कि हमारी सिविल ख़राब ही ना हो। अधिकतर लोगों का सिविल ख़राब होने का मेन रीज़न ये होता है कि वो अपने लोन को कैलकुलेट नहीं कर पाते कि उनकी ईएमआई कैसे देनी है, उनकी ईएमआई इस तरह से जाएगा। और इनफैक्ट जैसे हमारी हार्ट बीट में फ्लक्चुएशंस होता है, अप एंड डाउन्स, अपने फाइनेंस का जो लेन देन है उसके अंदर भी हमारा अप एंड डाउन्स चलता रहता है। कभी हमारी इनकम ज़्यादा होती है, कभी हमारी इनकम कम होती है, कभी हमारी इनकम किसी कारण की वजह से बंद हो जाती है। इन बिटवीन हमारी जो सिविल है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारे इनकम हो या ना हो, हमारी ईएमआई टाइम पे जानी चाहिए, जो टाइम पे नहीं जाने की वजह से हमारा स्कोर डे बाई डे डाउन होता जाता है। और फिर मैं किसी बैंक में अगर जाता हूँ लोन के लिए या अदरवाइज़ मैं किसी बैंक को अप्रोच करता हूँ अपने लोन के लिए, तो पता चलता है कि हमें लोन मिल नहीं सकता क्योंकि हमने पहले ही सिविल ख़राब कर चुके हैं। अब इसमें सबसे पहला रीज़न जो आता है रिपेमेंट का। रिपेमेंट हम अपने लोन लेने से पहले हम उसका कैसे प्लान करें, किस तरह से रिपेमेंट करें। तो इसमें सबसे इजी टास्क ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज़ करो आपने 10 लाख का लोन लिया है और उसकी ईएमआई सपोज़ मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने 10 लाख का लोन लिया है और वो 10 लाख का ईएमआई हमारा 15,000 रुपये महीने का बैठ रहा है और ये जो हमें देना है नियर अबाउट 8 साल के लिए। मैं कोई कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, एज अ ले मैन लैंग्वेज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसकी ईएमआई 15,000 है, 8 साल के लिए हमें ये ईएमआई हमें पे करते रहना है। मैं ऐसा क्या करूँ कि आने वाला टाइम में हमारा जो ईएमआई है वो रुके नहीं, वो टाइम पे हमारे अकाउंट से डेबिट होता चला जाए। उसके लिए सिंपल सा ये है कि इनफैक्ट अपने ईएमआई को प्रोक्योर करने के लिए कि हमें उसका 5 टाइम्स, अगर सपोज मेरा 15,000 का ईएमआई है, उसके लिए हम 1 लाख का, एटलीस्ट हमने 10 लाख का लोन लिया, 75,000 का हमने या 1 लाख का हमने क्या किया कि एक एफडी बना दिया, राइट। अगर कोई भी लोन मैं ले रहा हूँ उसका मैक्सिमम जो इंटरेस्ट बैठेगा वो इंटरेस्ट बैठेगा तकरीबन नियर अबाउट, आप ये लेके चलो फ्लैट में अगर कैलकुलेट करता हूँ तो वो बैठेगा 7 से 8% के करीब में। 8% मैक्सिमम आप लेके चलो। 16% या तो वो पर्सनल लोन होगा, या तो होम लोन होगा, या तो वो कोई बिजनेस लोन होगा, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा। मैं मैक्सिमम एवरेज एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया कि 16% बैठेगा। 16% रिड्यूसिंग को 8% फ्लैट में हमने कैलकुलेट कर दिया। 8% कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया कि 1 लाख का हमने एफडी बना दिया। बैंक में अगर वो एफडी मैंने डालता हूँ सपोज, तो उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है नियर अबाउट 6.5 और 7.5 के करीब, और वो हमारा एफडी एक जमा हो जाता है। वो एक सेफ हैंड, इनफैक्ट कि हमारा पैसा लिक्विडिटी में है, कभी भी मैं उससे पैसा निकाल सकता हूँ या उसके आगे हम ओडी की फैसिलिटी ले सकते हैं। अब करना क्या है कि इनफैक्ट अब आपका ईएमआई स्टार्ट हो चुका, लोन आपने आज लिया और सेम फ्रॉम कमिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। और कभी बिजनेस में आप हो या अगर जॉब में हो, कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारा डाउन्स को फेस करता है। तो इन सिचुएशन जैसे ही हमारी कोई फाइनेंशियल इश्यूज आता है, लाइफ में अनस्टेबिलिटी आती है, उस कंडीशंस में हम अपना नियर अबाउट जो एफडी हमारा 1 लाख का है, 1 लाख के एफडी के अगेंस्ट हम ओडी ले सकते हैं।
ओडी हमने 75% भी अगर लेते हैं कैलकुलेट, 1 लाख का अगर 75% हमने ओडी में कन्वर्ट किया तो वो 75,000 के करीब में होता है। 75,000 हमने ओडी ले लिया और 75,000 ओडी को हम क्या करेंगे कि उससे हम अपना ईएमआई अपना पे कर देंगे। अब ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि लाइव ये आपके जो ड्यूरेशन है 1 साल के बीच में फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी 1 महीना और 3 महीने के बीच का ही आता है। 3 महीने से ज़्यादा कभी भी फिनेंस मैंने जो देखा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि अगर आप काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो या अदरवाइज आप बिजनेस में हो, अगर आप कर दिया काम करना तो दैट मीन्स अनदर थिंग, अगर आप काम कर रहे हो तो 3 महीने से ज़्यादा आपकी फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो 3 महीने का जो आपका ये है इनफैक्ट ईएमआई जो ड्यू हो रहा है, वो ईएमआई आप अपने ओवरड्राफ्ट के थ्रू आप उसको पे कर सकते हो। इन बिटवीन आपका जो ओवरड्राफ्ट जो आपने लिया ईएमआई, वो जो पे कर रहे हो, वो से आपका बाउंसिंग जो वो है वो बच जाएगा और आपका सिविल खराब नहीं होगा। ओडी आप जैसे आपने ओडी ओवरड्राफ्ट से तीन तीन ईएमआई आपने वहां से ले लिया और 3 ईएमआई आप अपना पे कर रहे हो। आप साइमल्टेनियसली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम करना ही छोड़ दो। अगर काम करना छोड़ दोगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपके सिविल तो क्या मतलब कुछ एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। गॉड विल आल्सो नॉट सेव यू। प्लीज बी वर्किंग, काम करते रहें। जो आपके फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आया हुआ है ना, वो मैक्सिमम ट्रस्ट ऑन मी, टेक माई वर्ड्स, आपके ये 3 महीने से ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं चलेगी। वो आपका इन बिटवीन जब तक आपकी जो 3 महीने आपने काम करते रहे, लेकिन बीच में जो अनस्टेबिलिटी आया, जो हर्डल्स आया, फाइनेंशियल हर्डल्स आया, वो हर्डल्स को आप क्रॉस कर जाओगे और आपका सिविल जो है, आपकी ईएमआई जो टाइम पे जाती रहेगी और आपका सिविल खराब भी नहीं होगा। टेक माई वर्ड्स, ट्रस्ट मी, प्लीज इसको आप फॉलो करें। कोई भी लोन लेने से पहले एक प्लान कर ले कि दैट हाउ यू हैव टू रिपे। कभी ऐसा होता है कि हम लोन ले लेते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता। कभी बहुतों के साथ मैंने देखा है अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कि लोन लेते वक्त वो लोन ले लेते हैं बिजनेस में, किसी भी आंख बंद करके लगा दिया बिजनेस के अंदर कि चलो मैं ये कर लूंगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन वो चीज़ उस तरह से हो नहीं पाता जो हम प्लान करके चलते हैं। मैं उसको ये जरूर कहूंगा कि लोन को एज आप राइट वे में ना लें। इट्स अ वेरी क्रिटिकल जब आपकी सिचुएशंस उस तरह का हो कि नहीं, हमें लोन लेने के बाद हमें ये बेनिफिट होने वाला है। जैसे आप अपने मकान के लिए, आपके पास मकान नहीं है, आप उसको अपना शेल्टर बनाने, अपना घर बनाने के लिए आप लोन लेते हो, दैन इट्स अ गुड राइट चॉइस, बिकॉज आपका जो रेंट का पैसा है वो बचता है और आपका एक प्रॉपर्टी आपके नाम का बन जाता है। उस तरह से बिजनेस में अगर कभी आपकी अनस्टेबिलिटी आती है तो बिजनेस की अनस्टेबिलिटी में, फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी के अंदर आप लोन लेते हो और आपकी प्लानिंग होती है कि नहीं, मैं ये पैसा लेकर अपने बिजनेस में यहाँ पे यूज़ करूँगा तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो आप करो। इट्स अ गुड थिंग। पर्सनल लोन की जहाँ रिक्वायरमेंट आती है सैलरीड पर्सन के लिए एग्जैक्टली, तो उसमें अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें ये कुछ अपने घर के लिए यूज़ करना है या अदरवाइज किसी मैरिज के लिए यूज़ करना है या अदरवाइज अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के एजुकेशन के लिए देना है, शादी के लिए यूज़ करना है, देन इट्स ओके। यू हैव टू कैलकुलेट एज पर योर सैलरी कि आपकी सैलरी, बैंक भी आपकी सैलरी को देखते हुए लोन देगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनती है उसको देखते हुए लोन देगी। लेकिन उसके साथ आपके रिपेमेंट को भी देखना है। कभी कभी एक्चुअली 70, अगर मैं 100% की बात करूं, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें से 60-70% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं। अब 70% लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, उनकी एक जॉब की अनस्टेबिलिटी भी होती है। वो अनस्टेबिलिटी ये होती है कि ठीक है 2 साल 3 साल काम कर रहे हैं, लेकिन बाय द वे बीच में ड्यू टू सम एनी काइंड ऑफ आई डोंट वांट टू गो इनसाइड, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फ्रिकेशंस योर जॉब इज गोइंग टू बी बाड। अगर आप उस समय फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने 3 महीने का मैक्सिमम, अगर आप जो आपको पता चल जाता है कि मेरी जॉब छोड़ने वाला हूँ या हमारी कंपनी जो है अब मुझे हटाने वाली है, एनी काइंड ऑफ इश्यूज आपको पता चल जाता है ये 1-2 महीना पहले ही। इन बिटवीन आप उसका प्लान कर लो कि दैट टेक सम अदर जॉब। आप वो तो बिकॉज इट्स अ टोटली अंडरस्टूड, आपको कोई दूसरे जॉब के लिए अब तैयारी कर ले। ये जो ड्यूरेशन होता है ना बीच का, वो 1 से लेकर 3 महीने के बीच का ही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। और इन बिटवीन आपका जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाता है और आप जो आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मच मोर बेटर देन द पास्ट। और उसके बाद आप उस चीज़ को ईएमआई जो आपका जो 1-2 महीने का जो स्ट्रगल था, उसके लिए फिर आपका वही लॉ काम करेगा। एफडी का जो आपने एफडी बनाया है, वो एफडी को फिर आप उसमें ओडी लेकर आप अपनी ईएमआई पे कर सकते हो। तो प्लीज़ टेक माई वर्ड्स, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन so many kind of people who are suffering from a civil problem एंड बिलीव मी, आप लोन लेने से पहले अगर अपने सिविल को या अपने रिपेमेंट कैपेबिलिटी को मैनेज कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपको कभी भी सिविल की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, ये
लेने के बाद हमें रिपेमेंट की भी वो कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। लाइफ इज़ नॉट अ पैरेलल इन अ डिटरमाइंड वे। आपकी लाइफ में कभी ना कभी फ्लक्चुएशंस को आना ही आना है, तो इन सभी हम सभी के साथ आता है। तो उस फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कीप द एफडी को आप रखें। और जो किया है वो मैं इसलिए नहीं अभी आपको बता रहा हूँ या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ये एक पढ़ी पढ़ाई नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। और मैंने बहुतों को इसको गाइड भी किया अपने कस्टमर्स को। दे आर डूइंग वेरी गुड इन दैट, दे हैव ऑलरेडी मेंटेन देयर सिविल्स, नाउ दे आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन द सिविल स्कोर्स, राइट। सो ओके, बाय।